आपके साथ जो डिस्कस किया था वो क्या डिस्कस किया था। हमने आपसे कहा कि देखो एम्प्लॉय बेनिफिट्स जो होते हैं सारे के सारे कौन डील करता है, ऑल डेल्ट बाय इंड AS 19 एक्सेप्ट शेयर बेस्ड पेमेंट जो कि और स्टैंडर्ड डील करता है। इसके अलावा जो रिपोर्टिंग होती है ऑफ द फाइनेंशियल प्लान्स, जो भी हमारे प्लान्स होते हैं उनकी अकाउंटिंग भी ये स्टैंडर्ड डील नहीं करता है। एम्प्लॉय का क्या मतलब था? एम्प्लॉय का मतलब था फुल टाइम, पार्ट टाइम, परमानेंट, टेम्परेरी, कैजुअल। क्या इसमें डायरेक्टर भी आ गए थे? डायरेक्टर, KMP एक्सेट्रा, यानी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या एम्प्लॉय सिर्फ ओन हो सकता है कि उसके डिपेंडेंट भी हो सकते हैं? तो भाई उसके डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। क्या बेनिफिट कैश में हो सकता है और नॉन कैश में भी हो सकता है? द आंसर इज यस, बेनिफिट कैन बी कैश और नॉन कैश। क्या EB की वजह क्या हो सकती है? फटाफट से बताओ, EB की वजह क्या हो सकती है? 3 वजह बताई थी। या तो फॉर्मल एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, या लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, या हमारी इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस ऑब्लिक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो सकती हैं जिनके अंदर आपके पास कोई और नो ऑल्टरनेटिव बट टू पे। ये कंपनी की वो पॉलिसीज हैं जो जग जाहिर है, यानी कि जिसको सब बता दिया गया है। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास अगर बता दिया गया है लेकिन लिखित में नहीं है, लेकिन पता है, जग जाहिर है, सबको पता है, तो आपके लिए वो एम्प्लॉय बेनिफिट है, तो आप उसको अपने पास एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर रिकॉग्नाइज करते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट की अकाउंटिंग पर्पस के लिए हमने आपको 4 भाग बताए थे। एक था टर्मिनेशन बेनिफिट, एक था अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, एक था हमारे पास पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट, एक था हमारे पास शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। ये 4 हमने आपके साथ बातें बताई थी। मैंने आपसे कहा कि पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, ये मैंने आपके साथ स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन हाँ मैं आपको ये बता देता हूं कि ये पेबल कब होता है। ये पेबल होता है ऑन और आफ्टर रिटायरमेंट। टर्मिनेशन बेनिफिट क्या है? फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज, फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज। तो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट कौन से पैसे पे होते हैं? ये पे होते हैं ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। और इसके अंदर भी अगर वो विद इन 12 मंथ पे होते हैं तो फटाफट से बताओ, अगर विद इन 12 मंथ पे होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? STB। और अगर उसके बियॉन्ड पे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। फिर हमने आपको इसके बाद अकाउंटिंग स्टार्ट कराई थी, जिसके अंदर कराया था हमने शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। तो मुझे फटाफट से बताओ, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स के अंदर हमने कहा इसमें सैलरी हो सकती है, इसमें वेजेस हो सकते हैं। दूसरा, इसमें शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस हो सकती हैं। तीसरा, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स हो सकते हैं, बोनस हो सकते हैं। हमने आपको सैलरी एंड वेजेस के अंदर कहा कि बेटा इसके अंदर आपकी कोई कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं होती। क्या सैलरी एंड वेजेस में क्या कैलकुलेशन का कोई इश्यू होता है? द आंसर इज नो। सैलरी वेजेस में कोई कैलकुलेशन का इश्यू नहीं होता। इसमें मैंने आपको जनरल एंट्री बताई। मुझे फटाफट से बताओ जो एंट्री हमको करनी चाहिए एग्जाम के लिए, उसी वही बताना। तो हमने आपसे कहा हम इसको लिखेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिट टू, आप उसको सैलरी बेनिफिट पेबल बोलते हैं, जैसे मर्जी बोल दें। तो मैं अपने पास लिख देता हूं लायबिलिटी फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। मुझे ये बताओ, ये लायबिलिटी फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स को हम अगली बार कैसे पे करते थे, अगले साल कैसे पे करते थे, नेक्स्ट ईयर। तो हमने कहा अगली बार इसको हम लिखते हैं लायबिलिटी फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिट टू बैंक, जहां पर एम्प्लॉय बेनिफिट हमारा क्या हो जाता है? बैलेंसिंग फिगर, अमाउंट पेड हो जाता है जो पेड था, और ये हमारे पास आ जाती है बुक वैल्यू। ये मैंने आपके साथ बात करी थी इन रिलेशन टू सैलरी एंड वेजेस। फिर बारी आई थी शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस में। इसमें 2 मुद्दे थे। एक मुद्दा तो ये था कि इसमें कैलकुलेशन इश्यू एग्जिस्ट करता है, यानी इसमें कैलकुलेशन का इश्यू है। और नंबर 2
क्या जनरल एंट्री यही थी? द आंसर इज यस। बस हम प्रोविजन को क्या, इसको लायबिलिटी को क्या बोल देते थे? प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट। आई होप वो कोई नाम का डिफरेंस है कि लायबिलिटी को मैंने प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट कह दिया, इसमें कोई अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं है। तो एंट्रीज रिमेन सेम, बस उसका नॉमेनक्लेचर चेंज है, लेकिन कैलकुलेशन इशू है, यानी ये हमारी चर्चा चल रही थी। ऐसे ही हमारे प्रॉफिट शेयरिंग और प्लान्स में और बोनस के अंदर भी हमारे पास कुछ कैलकुलेशन इशू है, तथा यहां पर भी सेम एंट्रीज आती हैं। यहां पर हम प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट नहीं लिखते, तो प्रोविजन फॉर प्रॉफिट शेयरिंग प्लान या प्रोविजन फॉर बोनस लिखते हैं। इसका मतलब एंट्रीज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द ओनली प्रॉब्लम कैन बी कि हम अपने पास इसकी कैलकुलेशंस कैसे कैसे करते हैं। मुझे ये बताओ, जब मैंने शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस को डील करना शुरू किया तो मैंने कहा दो तरह की छुट्टियां होती हैं, एक तो होती है नॉन एक्यूमुलेटिंग और एक होती है एक्यूमुलेटिंग। तो मुझे फटाफट से ये बताओ, तुम्हारे सीए साहब तुम्हारे को छुट्टी जो देते हैं, क्या वो मतलब छुट्टी वाले दिन काम करवा लेते हैं, तो क्या उसके वो तुम्हारी एक्यूमुलेटिंग है? आई मीन टू से कैरी फॉरवर्ड इज अलाउड या कैरिड फॉरवर्ड इज नॉट अलाउड? तो आपके केस में कौन सा केस है, कैरी फॉरवर्ड अलाउड या नॉट अलाउड? सचिन ने कहा बिल्कुल नॉट अलाउड, मृदुल ने कहा नॉट अलाउड। इसके अंदर भी हम अपने पास दो केस कह सकते हैं। आपको इसका कैश मिलता है, इसके बदले में कैश मिलता है, या नो कैश, नो कॉम्पनसेशन। कैश की जगह कॉम्पनसेशन वर्ड बोलना चाहिए। क्या आपको इसके बदले में कॉम्पनसेशन मिलती है? सर्वेश कह रहा है मेरे यहां पर तो मिलती है, मृदुल के यहां भी मिलती है, लेकिन सचिन कहते हैं हमारे यहां नहीं मिलती, शुभम के यहां पर चॉइस है। अच्छा, अगर नो कॉम्पनसेशन मिलती है तो फटाफट से बताओ, आपकी एंटिटी को तो फायदा हो रहा है पर उसकी कॉस्ट नहीं है, आप क्या करेंगे? फटाफट से बताओ। आपकी कंपनी को तो फायदा हो रहा है, आपको कुछ नहीं मिलना है, आप अकाउंटिंग कंपनी की कर रहे हैं, वो क्या करेगी? ना 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 ना, नो एंट्री, उसको कुछ नहीं करना है भाई, काम करवाया, पैसे देने नहीं, मौज करिए, क्या दिक्कत है। लेकिन ये बताओ, अगर मान लो काम करवाया है, छुट्टी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते पर पैसे मिल सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने पास लायबिलिटी बुक करनी चाहिए? छुट्टी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती सर्वेश, इस केस में छुट्टी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती, पर आपने जो एक्स्ट्रा काम किया उसका पैसा मिल सकता है। जैसे दफ्तर में ओवरटाइम करने का कई बार पैसा मिलता है, कि आप ओवरटाइम करेंगे तो पैसे मिल जाएंगे, वो हिसाब किताब नहीं लगाते, छुट्टी कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, कह रहे हैं जिस जिस दिन ओवरटाइम किया उसके पैसे ले लो, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, अगर मान लीजिए आपको कैश मिलता है और वो कैश आपको मिल गया है तो एंट्री हो गई ईबी टू कैश, और अगर मान लो अभी तक कैश नहीं मिला है तो एंट्री क्या बन गई? टू आप प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट, यानी आप अपने पास यहां प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट बना देंगे अगर आपको अभी तक कैश नहीं मिला। मुझे फटाफट से ये बताओ, क्या इसके लिए जितना उसने एक्स्ट्रा काम किया है, एक्स्ट्रा वर्क इनटू सैलरी पर डे, भाई इनटू सैलरी पर डे ये अमाउंट निकालेंगे भाई, जितना उसने मान लो 5 दिन एक्स्ट्रा काम किया, 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया, इनटू सैलरी पर डे। मुझे ये बताओ सैलरी पर डे कैसे निकालते हैं? अगर मैं पूछूं आपसे सैलरी पर डे, तो सैलरी पर डे इज इक्वल टू सैलरी पर डे इज इक्वल टू जो आपकी एनुअल सैलरी है डिवाइडेड बाय जो आपके नंबर ऑफ वर्किंग डेज है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन द ईयर, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास इन ईयर में कितने वर्किंग डेज हैं, तो आप उससे क्या ढूंढ लेते हैं? सैलरी पर डे ले लेते हैं। क्या मुझे अपने पास जब ये अमाउंट बनाना है तो जब आपने कैश देना है तो क्या आपको 100% लायबिलिटी बुक करनी चाहिए? फटाफट से बताओ। क्या मुझे भाई एक बात बताओ, जिस आदमी को कैश मिलना है वो आपका पैसा छोड़ सकता है क्या? फटाफट से सोचो। जिसको कैश मिलना है, चाहे जितना मर्जी अमीर आदमी हो, वो पैसा छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। हाँ, छूट जाए, बेचारे से भूल जाए, फॉर्म भरना छूट हो सकता है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट हम प्रोविजन जो बनाएंगे दैट विल बी 100%, क्योंकि हमें यह लगता है बेस्ट अजम्पशन क्या है? बताओ, बेस्ट हमारी जजमेंट क्या कहती है?
बेस्ट जजमेंट यही कहती है कि कैश कोई नहीं छोड़ेगा, इसलिए हम 100% बनाते हैं। संदीप कह रहे हैं क्या हम इसके अंदर सीटीसी लेते हैं या इसके अंदर ग्रॉस लेते हैं? संदीप इसमें सीटीसी लेते हैं, लेकिन वो वाला पार्ट सीटीसी का लेते हैं जो आपका कैश पार्ट होता है। ठीक है, सीटीसी में भी तो नॉन कैश पार्ट आता है ना, तो हम कैश पार्ट लेते हैं उसके अंदर से। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अगर छुट्टी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है तो मुझे ये बताओ, छुट्टी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है तो इसके अंदर भी 2 केसेस बनाए थे हमने, इसमें भी 2 केसेस बनाए थे। एक हमने ये कहा था कि एक्यूमुलेटिंग के अंदर छुट्टी कौन सी है? वेस्टिंग। एक है नॉन वेस्टिंग। फटाफट से बताइए वेस्टिंग का क्या मतलब है? हाँ, गौतम कह रहे हैं मैनेजमेंट ये जजमेंट चेंज कर सकती है। देखो, मैनेजमेंट ये जजमेंट ऑफ कोर्स चेंज कर सकती है, लेकिन ऑडिटर बैठा हुआ है, उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा। आपको किसी को भी बोलना है तो आपको कहना पड़ेगा ना व्हाई दिस इज बेस्ट, और अगर ऑडिटर को समझ नहीं आएगा तो मना कर देगा। बाकी आप ये अगर इस नजरिए से कह रहे हैं कि मैनेजमेंट इसमें हेराफेरी कर सकती है, तो बेटा वो खाली यहां का हर जगह कर सकती है, लेकिन फिर भी हमारा स्टैंडर्ड आपको यहां जजमेंट अलाउ करता है। ठीक है, तो मुझे ये बताइए वेस्टिंग का क्या मतलब है? वेस्टिंग के अंदर वो क्या ले सकते हैं? कैश, या वो ले सकते हैं लीव फॉर वर्किंग एक्स्ट्रा। तो मुझे फटाफट से ये बताओ, ईशांत कह रहा है कैश रिसीव्ड, आपने लायबिलिटी क्यों नहीं मानी? ईबी टू कैश। ईशांत, अगर उसी करंट ईयर में ही कैश बांट दिया तो ईबी टू कैश, नहीं बांटा तो आप लायबिलिटी दिखाओगे ना। अगर मान लो कैश ही बट गया, फिर किस बात की लायबिलिटी? ओके, तो आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मान लीजिए छुट्टियों की कैलकुलेशन करते हैं जिसमें कैश रिसीव होता है, उनमें अगर उसी साल मिल गया तो ये, और अगर नहीं रिसीव हुआ तो ये। ओके, अच्छा, वेस्टिंग के अंदर ये हमने आपके साथ ना नोट्स लिखवाए थे, चर्चा नहीं की थी, इसीलिए तो आपको अभी चर्चा करवा रहा हूं मैं। मुझे फटाफट से बताओ, इसमें आप अपनी लायबिलिटी कितनी बनाएंगे? आप प्रोविजन फॉर लीव इन कैशमेंट की लायबिलिटी कितनी बनाएंगे? वो कैश भी ले सकता है और वो छुट्टी भी ले सकता है। हाँ, शैलेश, सीएफ मतलब कैरी फॉरवर्ड। बेटा आप, ये तो पिछली क्लास की टर्म्स है ना, कैरीड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड अलाउड, कैरी फॉरवर्ड नॉट अलाउड। ठीक है, तो मुझे फटाफट से ये बताओ कि अगर मान लो वो कैश भी ले सकता है और वो छुट्टी भी ले सकता है, इंप्लॉय की चॉइस है, तो आपको प्रोविजन जो बनानी चाहिए, क्या आपको नहीं लगता 100% बनानी चाहिए? ऑफ कोर्स आपको अपनी तब भी बेस्ट जजमेंट तो लेनी ही है, बेस्ट जजमेंट तो आपको तब भी लेनी है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर आप नॉन वेस्टिंग है, मतलब यह कि सिर्फ एक ही सिचुएशन है, आपको क्या मिलेगी? लीव फॉर वर्किंग एक्स्ट्रा। बताइए जरा, छुट्टी के बदले में सिर्फ छुट्टी का ही काम, छुट्टी मिलेगी। आपने छुट्टी वाले दिन काम किया, आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो मुझे फटाफट से बताइए, हम अपने पास यहां पर अपने पास जो प्रोविजन बनाएंगे, प्रोविजन फॉर लीव इन कैशमेंट, दैट विल बी बेस्ड ऑन पास्ट हिस्ट्री। यहां पर आप अपने पास प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे कि कितने % चांस है कि वो छुट्टी लेगा, कितने % चांस है कि वो छुट्टी लेगा। इसके लिए आप अपना फिर से क्या यहां पर भी बेस्ट जजमेंट लेंगे? ऑफ कोर्स बेस्ट जजमेंट तो हर जगह ही चलती है बेटा, आपको ऐसा है ही नहीं। अगर मान लो कहीं पर भी मैं कोई जजमेंट कह दूं ये ऐसा होगा वैसा होगा, तो आप बेस्ट जजमेंट तो यहां पर लेंगे ही लेंगे अपने पास। तो हमने आपके साथ कहा कि हमको अपनी कैलकुलेशंस करने के लिए इस तरह से काम करना चाहिए। फिर मैंने आपसे ये कहा कि जो ये कैरी फॉरवर्ड होता है ये कैसे कैलकुलेट होता है, तो मैंने आपको कहा इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो हम आमतौर पे अपने देखते हैं एम्प्लॉय कौन से हैं। 2 तरह के एम्प्लॉय होते हैं, एक तो ओल्ड या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं? जो न्यू ज्वाइन करते हैं। तो हम पहले तो ब्रॉट फॉरवर्ड लिखते हैं। एक बात बताओ, जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, क्या उनके पास कोई पहले की छुट्टी आ रही होगी? ब्रॉट फॉरवर्ड, उनके पास तो कोई छुट्टी आ नहीं रही होगी, लेकिन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज की हो सकता है कोई छुट्टी पहले से आ रही हो। इसके बाद हम देखते थे उनकी लीव एंटाइटलमेंट कितनी है। दोस्त ये सब लिखा हुआ है, इसलिए आप मुझे फिर कहें फुल फॉर्म लिखो, तो फुल फॉर्म ऑलरेडी कॉपी में लिखी हुई है, हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। तो लीव एंटाइटलमेंट को हम देखते हैं कि उनको पूरे साल में कितनी लीव एंटाइटल्ड है। इसमें से हम क्या देखते हैं? कितनी लीव उसमें से उसने अवेल कर ली है, कि
कि भाई इतनी छुट्टी तो उसने अपने पास अवेल कर ली है। फिर हम देखते हैं कैरिड फॉरवर्ड लीव्स कितनी हैं। इसके लिए आपके पास दो अप्रोचेज होते हैं। कौन कौन सी दो अप्रोचेज हैं? एक है फीफो और दूसरा है लीफो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि कौन सी अप्रोच है, तो हम ऐसे में क्या मान लेते हैं? हम बोलते हैं ठीक है कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो फीफो मेथड ही आमतौर पे चलता है। लेकिन फिर भी अगर लीफो कह दिया जाए तो आपको मैंने कैलकुलेशन बता रखी है कि हम कैसे छुट्टियों का हिसाब लगाते हैं। लीफो में क्या माना जाता है कि छुट्टी जो अवेल्ड की है वो ये वाली है, फीफो में माना जाता है छुट्टी जो अवेल्ड है वो ये है। तो लीफो में हम ये छुट्टी मानते हैं, फीफो में ये छुट्टी मानते हैं कि लीव अवेल्ड ये वाली है। तो इससे आपका दोनों में बैलेंसिंग अलग हो जाती है, दोनों का अमाउंट बदल जाता है। अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कि भाई कितने कितने एम्प्लॉइज हैं, इसके अलावा इनके साथ मल्टीप्लाई कर दूं प्रोबेबिलिटी। अब ये बताओ प्रोबेबिलिटी कब लगाई जाएगी? अगर ये नॉन वेस्टिंग होगी तो प्रोबेबिलिटी लगाई जाएगी, और अगर ये वेस्टिंग होगी तो 100% हो जाएगी। आई होप आपको इसमें दिक्कत नहीं है। इसका मतलब इट कैन बी 100%, इट कैन बी सम लेसर परसेंटेज डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ऑफ कोर्स आप बेस्ट जजमेंट तो ले ही रहे हैं। इसके अलावा लेंगे सैलरी पर डे, जो आपकी सैलरी पर डे है। क्या सैलरी पर डे भी बेस्ट जजमेंट है? द आंसर इज यस। सैलरी पर डे भी हमारी बेस्ट जजमेंट है। बेस्ट जजमेंट। तो इससे आपके पास क्या निकल आएगी? इससे आपके पास लायबिलिटी निकल आएगी। और लायबिलिटीज की जर्नल एंट्री हमने आपको पहले बता रखी है कि उसकी जर्नल एंट्री किस प्रकार से की जाती है। तो ये मैंने आपके साथ बातें लास्ट क्लास में की हुई थी, बट एनीवे हमने इसके क्वेश्चंस नहीं किए थे और आपको क्वेश्चन होमवर्क में भी नहीं दिए थे, बट एनीवे आई विल डू देम। इसके अलावा मैंने आपके साथ एक और बात भी करी थी, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स तथा बोनस प्लान्स। तो मैंने आपसे कहा कि इनमें भी आपको अपने पास कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें एक तो रिकॉग्निशन का प्रिंसिपल है। मुझे फटाफट से बताइए इसमें रिकॉग्निशन का प्रिंसिपल क्या है? इन दोनों में देयर मस्ट बी, दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। देयर मस्ट बी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी हमारे पास देयर मस्ट बी सम ऑब्लिगेशन। अमन कह रहा है इसकी बात नहीं हुई थी। अच्छा, इसकी बात नहीं हुई थी तो चलो इसको छोड़ देते हैं फिर। तो मतलब हमने यहां तक की बात करी थी आपके साथ। जितेश कह रहा है बेस्ट जजमेंट क्या होता है? बेस्ट जजमेंट होता है बेटा ईयर एंड पर आप जज करते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा। ओके, ईयर एंड पर, जैसे शेयर बेस्ड में करते थे ना, ईयर एंड पर हम जज करते हैं फ्यूचर कैसा होगा, और जैसा फ्यूचर होता है वैसा कर देते हैं। और अगर फ्यूचर की जानकारी नहीं होती है तो फिर आपके पास जो प्रेजेंट में हो रहा है वही कर लेते हैं अपने पास। ठीक है, ओनली वेस्टिंग एंड नॉन वेस्टिंग। अच्छा प्रणव, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, यहीं तक डिस्कस किया ना हमने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेस्टिंग? वेस्टिंग का मतलब है बेटा, वेस्टिंग के अंदर कहा ना, वेस्टिंग का यहां मतलब क्या, शेयर बेस्ड पेमेंट में जो वेस्टिंग था ये वो वाला मतलब है? ना 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 ना, यहां वेस्टिंग का मतलब है कि आपको छुट्टी में काम करने के बदले में कैश भी मिल सकता है और छुट्टी भी मिल सकती है। ये कंपनी की पॉलिसी है। तो हम बोलते हैं ये हमारे यहां वेस्टेड लीव चलती है। तो अगर मान लीजिए आप कभी दफ्तर ज्वाइन करते हैं ऐसा जहां पर वेस्टेड लीव मिलती है, तो आपको फायदा है कि नुकसान? हाँ संदीप, आपकी वैसे क्वेरी दिखाई नहीं दी, बट एनीवे तो मैंने कहा अगर आपके दफ्तर में वेस्टेड लीव है, क्वेरी किसकी थी? काजल वेस्टेड लीव का क्या मतलब हुआ? मतलब मैंने कहा हमारी कंपनी में वेस्टेड लीव की पॉलिसी है। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड, यहां वेस्टिंग शेयर बेस्ड पेमेंट का चक्कर नहीं है। वेस्टिंग का मतलब है यू हैव टू चॉइसेस, either to take leave or to take cash for working extra, okay? और अगर मैंने कहा हमारी कंपनी में तो नॉन वेस्टिंग पॉलिसी है, what does it mean? काजल, इसका मतलब ये कि आपको छुट्टी के बदले में सिर्फ छुट्टी मिलेगी, ले सकते हो तो ठीक, नहीं ले सकते हो तो छुट्टी लैप्स हो जाएगी। ओके, एंड द थर्ड वन इज कि हमने कहा हमारे यहां पॉलिसी है कि हम कुछ नहीं देंगे आपको, कैरी फॉरवर्ड इज नॉट अलाउड। तो इसका मतलब आपकी छुट्टी कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हो सकती। उसके अंदर भी आपको या तो कैश मिल सकता है या कैश नहीं मिल सकता, डिपेंडिंग अपॉन क्या चीज है। नीरज कह रहा है बेस्ट जजमेंट का क्या मतलब है? नीरज, जैसे शेयर बेस्ड पढ़ा आपने कि नहीं पढ़ा?
नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 3 साल बाद कितने होंगे, तो क्या उसमें जजमेंट लेते थे कि इतने एम्प्लॉय छोड़ गए, अभी और कितने छोड़ जाएंगे? क्या बेस्ट जजमेंट लेते थे कि नहीं लेते थे नीरज? तो द आंसर इज यस, लेते हैं। तो मैंने कहा यहां पर भी बेस्ट जजमेंट लेंगे। अगर मैं आपको यह कह दूं कि मेरी बेस्ट जजमेंट कहती है कि 10 में से 2 एम्प्लॉय तो नौकरी छोड़ देंगे और कुछ नहीं लेंगे, तो मतलब वी आर नॉट सपोज टू रिकॉग्नाइज द लायबिलिटी फॉर दोज एम्प्लॉयज। ओके नीरज, इसका मतलब हम अपने पास बेस्ट जजमेंट जब लेते हैं तो हम फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं। हमारा दृष्टिकोण क्या हो जाता है, फ्यूचर कैसा होगा। तो मैंने कहा फ्यूचर में तो ये एम्प्लॉय छोड़ जाएगा, फ्यूचर में तो ये प्रोबेबिलिटी है ये छुट्टी ले ही नहीं पाएगा, फ्यूचर में तो लगता है ये कैश पक्का ले लेगा, फ्यूचर में तो सैलरी बढ़ जाएगी। यानी ऑल द फैक्टर्स विच विल हैपन इन द फ्यूचर विल बी कवर्ड राइट नाउ। ओके, और हाँ गौतम, बेस्ट जजमेंट हमें नहीं करनी होती, क्वेश्चन वाला ही बताता है, हमें नहीं कुछ करना होता। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान भी हो, हाँ अच्छा सचिन बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान मैंने कराया कि नहीं कराया? आप कह रहे हैं करवाया, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं कराया। मैंने कहा बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले भी इसको पूरा कर लेते हैं। पूरा हो रखा है लेकिन इस पर क्वेरी ले लेते हैं, इसके 1-2 क्वेश्चन करके आई विल डिस्कस अगेन। ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। रवि कह रहा है जजमेंट तो सबकी अलग अलग होती है। तो रवि एक बात बताइए, जब पिछला टॉपिक कर रहे थे तो आपने कभी नहीं पूछा कि 5 एम्प्लॉय चले गए, अगले 2 साल में 20 चले जाएंगे, ये कहां से पता चला? फटाफट से बताओ। तब आपने क्यों नहीं कहा कि ऐसे कैसे पता चल जाएगा? वहां पर तो आपने कहा था कि हां कोई बात नहीं, बेस्ट जजमेंट है। तो ये वही है भाई, इसका मतलब आपको फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाना है, और अगर आपको यह लगता है कि मैं अनुमान झूठा लगा के हेराफेरी कर लूंगा, तो जहां हो सकती है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? अब आप मुझे कहो सर बैंक के एम्प्लॉय को हम कैश टच नहीं करने देंगे, कैशियर को वरना लेके भाग सकता है, तो वही भाग सकता है। There will be checks and balances only. I cannot say कि fraud is not possible. But I am saying कि अगर आप ये कह रहे हैं बेस्ट जजमेंट है तो यहां अलाउड ही नहीं है, तो अलाउड है। There are other people, there are checks and balances, there are auditors to check your judgments. Okay, if you are making vague judgments, definitely auditors are there and they won't agree to you. Okay, इसलिए there is no reason discussing कि हम अपनी vague assumption लेके हेराफेरी कर लेंगे। हाँ गौतम कह रहा है हमें क्वेश्चन में फीफो लेना है कि लीफो लेना है। तो गौतम अगर क्वेश्चन में लिखा है तो जो भी लिखा है वो लेना है, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप फीफो लेकर नॉर्मल कर दो। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में फीफो चलता है, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फीफो अकाउंटिंग में ज्यादा चलता है। ओके, इंडस्ट्री में तो लीफो ही ज्यादा चलता है, फीफो नहीं चलता इंडस्ट्री में। पर हमारे यहां पर क्या है, अकाउंटिंग नजरिए से कर रहे हैं, यानी हम स्टूडेंट एंगल से काम कर रहे हैं, तो स्टूडेंट के लिए लीफो की जानकारी बहुत जरूरी नहीं होती है। क्या मैं आगे चल सकता हूं? तो अब मुझे यह बताइए फटाफट से, 1-2 क्वेश्चन इसके कर लें। हालांकि हमने इसके ऊपर आपको होमवर्क नहीं दिया था, बट अब 1-2 क्वेश्चन करने हैं या आपको घर पे ही क्वेश्चन देने हैं? हाँ अमन ने कहा कर लेते हैं। हाँ ईशांत कह रहा है क्या वेस्टिंग और नॉन वेस्टिंग के अलावा भी कोई फर्क है? द आंसर इज नो, कोई फर्क नहीं है उसके अंदर। तो भाई कुछ बच्चे कह रहे हैं हमें होमवर्क में सवाल करने हैं, देख लीजिए अगर आपने होमवर्क में करने हैं तो अकॉर्डिंगली। मैं आपको एक बात बता दूं, तुमको ये जानकारी भी रहनी चाहिए। डीबीओ पर मुझे एट अ स्ट्रेच अच्छा खासा टाइम चाहिए। डीबीओ पर एट अ स्ट्रेच, इसका मतलब मेरे माइंड में कुछ ये भी कैलकुलेशन चलती रहेगी कि हाँ मुझे अपने पास चलो